इस क्वेश्चन में कहा गया है कि if z1 and z2 are two complex numbers such that mod of z1 is less than 1 and mod of z2 is greater than 1, then prove this result. एक्चुअली इस टाइम मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहां से शुरू करूं ताकि मैं यहां पहुंच जाऊं। यदि कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं इफ मेथड। इस मेथड से भी हम स्टेटमेंट्स को प्रूव करते होते हैं। कैसे प्रूव करते हैं अब आप देखना, वैसे कोई नई बात नहीं है, केवल मेरा बोलने का ढंग अलग होगा। आपने बात पहले भी कई बार यूज की होगी। टू प्रूव दिस थिंग, इसको प्रूव करना मतलब mod of 1 minus z1 z2 bar mod is less than mod of z1 minus z2. To prove this thing means to prove this thing, क्योंकि इसको इधर ले गए, this is same as this. अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि कहां से शुरू करूं ताकि यहां पहुंच जाऊं, तो इसलिए मैं और ज्यादा इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं। मैं फॉर्मूला जानता हूं कि मॉड ऑफ z1 माइनस z2 होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर माइनस z1 z2 बार माइनस z2 z1 बार। ये वाला फॉर्मूला नहीं पता तो याद रख लो। यदि यहां पे प्लस है तो यहां भी प्लस आएगा और यहां भी प्लस आएगा। पहले भी कई बार ये वाला फॉर्मूला बता चुका हूं और वैसे तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए। एक्चुअली इसके 3 फॉर्मूला हैं, मॉड ऑफ z1 माइनस z2 के और मॉड ऑफ z1 प्लस z2 के, दोनों के 3 फॉर्मूला है। लेकिन जहां पे जो फॉर्मूला यूजफुल होता है हम वो लगाते हैं। और वो 3 फॉर्मूला कौन कौन से हैं, कहां कहां कैसे कैसे यूज होते हैं, डिटेल लाइज इन द वीडियो लेक्चर ऑफ थ्योरी। इस टाइम मेरे को जिस फॉर्मूले की जरूरत है मैं वो बता दिया है, और वो वाला फॉर्मूला जिसकी मेरे को जरूरत है वो ये है। मैं इस फॉर्मूले को यहां पे यूज करूंगा, लेकिन यूज करने के लिए पहले मेरे को दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करनी होगी। 1 माइनस z1 z2 बार होल स्क्वायर इज लेस देन whole square. That is squaring both sides. I get after this is same as this, and this is same as 1 plus mod of z1 z2 bar whole square minus 1 into z1 z2 bar माइनस z1 z2 बार इंटू पहला सेम। इस फॉर्मूले के हिसाब से z1 सेम z2 का बार, फिर z2 सेम z1 का बार, 1 सेम इसका बार हो गया z1 z2 बार बार, फिर
Z1 Z2 बार सेम, 1 का बार तो 1 हो गया। दिस इज लेस देन mod Z1 स्क्वायर प्लस mod Z2 स्क्वायर माइनस Z1 Z2 बार माइनस Z2 Z1 बार। अब ये है Z1 Z2 बार, ये है Z2 Z1 बार। तो दिस इज सेम एज दिस इज सेम एज दिस। इसको प्रूव करना मतलब इसको प्रूव करना, और इसको प्रूव करना मतलब इसको प्रूव करना। अब ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, और ये तो हम जानते ही हैं कि Z1 दिस इज मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2 बार, दैट इज इक्वल टू मॉड Z1 इंटू मॉड Z2, बिकॉज मॉड ऑफ Z2 बार बोलो या मॉड ऑफ Z2 बोलो, एक ही बात होती है। तो this becomes equal to this. I get 1 plus mod of Z1 square into mod of Z2 square less than mod Z1 square plus mod Z2 square. That is ये और ये सारे सेम बातें हैं। इसको प्रूव करना मतलब इसको प्रूव करना, इसको प्रूव करना मतलब इसको प्रूव करना, इसको प्रूव करना मतलब इसको प्रूव करना। अब दिस इज सेम एज प्रूविंग less than 0. This is same as proving this. अब इसके आगे एक फॉर्मूला आपको पहले भी कई बार बोला है, पता भी होगा कि 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बीटा, 1 माइनस अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा बीटा इज 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा होता है, या इसको आप अल्फा माइनस 1 इंटू बीटा माइनस 1 भी बोल सकते हो। तो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए I get 1 minus mod Z1 square into 1 minus गिवन रिजल्ट को प्रूव करने का मतलब ये रिजल्ट हमने प्रूव करना है, और इस रिजल्ट को प्रूव करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा था कि mod of Z1 is less than 1 and mod of Z2 is greater than 1। क्योंकि mod of Z1 1 से कम है, इसलिए ये पूरा हो गया पॉजिटिव। mod Z2 1 से बड़ा है, इसलिए ये पूरा हो गया नेगेटिव। Therefore, this product is less than 0 is clearly true.
गिवन रिजल्ट को प्रूव करना मतलब इस रिजल्ट को प्रूव करना, एंड दिस रिजल्ट इज ऑब्वियसली ट्रू बिकॉज एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, प्रोडक्ट इसलिए नेगेटिव हो जाएगा, हेंस दिस इज ट्रू मीन्स दिस रिजल्ट इज प्रूव्ड। ये जो मैंने ऑपोजिट वे से चला हूं, जिसको मैंने प्रूव कर रहा था, वहीं से क्वेश्चन शुरू किया और एक ऐसी स्टेज पे पहुंच गए जो कि बहुत आसान है प्रूव करनी, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि जहां पे हम ऐसी स्टेज पे पहुंच गए विच इज ऑब्वियसली ट्रू। तो इट मीन्स गिवन रिजल्ट इज ट्रू। इस तरीके से जब प्रूव करते हैं तो इसको बोलते हैं इस मेथड। आपने उम्मीद है पहले भी कई बार ट्रिग्नोमेट्री में या एपीजीपी वगैरह के अंदर इस तरीके को यूज किया होगा। यदि किसी को फिर भी इसके अंदर ऐतराज है, समझ ठीक से नहीं आ रहा है, तो ये सारे स्टेप्स वो रफ में लिख ले। शेयर में क्या लिखे? स्टार्ट फ्रॉम हियर। दिस लेसन 0 वी कैन इजिली स्टार्ट फ्रॉम दिस रिजल्ट बिकॉज दिस रिजल्ट इज करेक्ट। फ्रॉम हियर आई कैन गेट दिस रिजल्ट, मल्टीप्लाई। फ्रॉम हियर आई कैन रीच एट दिस रिजल्ट। फ्रॉम हियर आई कैन रीच एट दिस रिजल्ट। दोनों तरफ Z1 Z2 बार ये दोनों सब्ट्रैक्ट कर दिए। फ्रॉम हियर वी कैन रीच एट दिस रिजल्ट एंड फ्रॉम हियर आई कैन रीच एट दिस रिजल्ट एंड फ्रॉम हियर आई कैन गेट दिस रिजल्ट। ये बात बोलने का वही तरीका है, केवल बोलने का ढंग मैंने बदल दिया। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि prove that there is no complex number z such that mod of z is less than 1/3 and sigma r equal to 1 to n ar z to the power r equal to 1 where mod of ar is less than 2। मतलब कि mod of AR 2 से कम है, mod z 1/3 से कम है, तो n की किसी भी वैल्यू के लिए ये 1 के बराबर नहीं हो सकता। ये हमने प्रूव करना है। टू प्रूव दिस रिजल्ट हमको प्रूव करना होगा कि mod z यदि 1/3 से कम है, mod ऑफ AR 2 से कम है, तो इस पूरे की वैल्यू पक्की बात है 1 से बड़ी होगी या 1 से छोटी होगी। ये 1 के बराबर हो ही नहीं सकती। whatever value of z I take less than 1/3 and whatever AR I take such that mod of AR is less than 2। To prove this result that this equal to 1 is not possible for any value of n, condition is mod z less than 1/3, mod of AR less than 2। इस दोनों कंडीशंस के अंदर ये 1 के बराबर नहीं हो सकता फॉर एनी वैल्यू ऑफ n। इसको प्रूव करने के लिए यदि मैं ये प्रूव कर दूं यदि ये प्रूव हो गया तो फिर ये ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा। तो इसको प्रूव करने के लिए आई विल स्टार्ट इन दिस वे। हम जानते हैं कि मॉड ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन इक्वल टू मॉड अल्फा प्लस मॉड बीटा।
ये वाला फॉर्मूला आपको पता होगा। इसको यूज करते हुए आई एम स्टार्टिंग विथ लेफ्ट हैंड साइड, मॉड ऑफ सिग्मा r इक्वल टू 1 to n ar z to the power r is equal to less than or equal to sigma r equal to 1 to n ar z to the power r mod। ये इससे कम होगा एंड दिस इज क्लियरली इक्वल टू r equal to 1 to n mod of ar into mod z whole to the power r, and mod of ar is less than 2, mod of z is less than 1/3। इसको ध्यान रखना। अब मैं इसको यूज करने जा रहा हूं। दिस इज क्लियरली लेस देन r equal to 1 to n (1 to infinity) mod of ar into mod z to the power r। This is further lesson ये सब मैं क्यों कर रहा हूं, ये आखिरी स्टेप जब आएगा तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि ये वाले स्टेप्स मैंने क्यों लिए हैं। एक्चुअली मैंने शुरू में ही एक पॉइंट देख लिया था, उस पॉइंट को दिमाग में रखते हुए मैं आगे चल रहा हूं। आप सोचोगे इतना सारा मैथमेटिक्स क्या हम दिमाग में कर पाएंगे? एक्चुअली मेरे को समझाने में देर लग रही है, लेकिन यहां से जो आखिरी स्टेप है पहुंचने में देर बिल्कुल ही लगती है। यदि हमको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं, ये अभी क्लियर हो जाएगा। इसकी वैल्यू 2 से कम है तो, और इसकी वैल्यू 1/3 से कम है ये इससे कम हो गया, ये इससे कम हो गया। अब फर्दर इक्वल टू, ध्यान रखो जब मैं इक्वल टू लिखता हूं तो इसका मतलब इसके आगे चल रहा हूं, ये नहीं कि लेफ्ट साइड से मैं इक्वल टू आ गया। स्टार्टिंग पॉइंट मेरा ये था। इस इक्वल टू का मतलब ये नहीं होता कि मैं इसके बराबर आ गया। इस इक्वल टू का मतलब इसके मैं आगे चल रहा हूं। अब ये इनफाइनाइट जीपी है, देखो 2 into 1/3, 2 into 1/3 square, 2 into 1/3 cube, and so on। Clearly it is infinite GP, जिसका भी सम बहुत आसान है, 2/3 upon 1 minus 1/3, that is 1। एक्चुअली मेरे दिमाग में ये सीक्वेंस शुरू में ही आ गई थी, क्योंकि मॉड ऑफ AR 2 से कम है, मॉड Z 1/3 से कम है, तो ये
सीक्वेंस मेरे दिमाग में पहले से ही आ गई थी। तो यहां से यहां आया और यहां से मैं यहां पे आया। अब क्योंकि ये 1 के बराबर है और ये सब कुछ इससे स्ट्रिक्टली कम है और ये 1 के बराबर है, मतलब कि ये 1 से छोटा हो गया। और यदि ये 1 से छोटा हो गया मतलब कि ये 1 के बराबर नहीं हो सकता, और यदि ये 1 के बराबर नहीं हो सकता तो इंटीरियर पार्ट भी 1 के बराबर नहीं हो सकता। Hence we have got the result which was to be true। इस क्वेश्चन में कहा गया है find the center and radius of the circle given by this equation where z is x plus iy, alpha is alpha 1 plus I alpha 2, beta is beta 1 plus I beta 2 and these things are given। सबसे पहले तो ये मैं प्रूव करूंगा कि ये इक्वेशन एक सर्कल को रिप्रेजेंट करती है, और एक बार सर्कल आ गया जिसको इस इक्वेशन ने रिप्रेजेंट किया है, उसके बाद तो फिर सेंटर और रेडियस निकालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो अब मैं इसको सर्कल इक्वेशन कैसे प्रूव करूंगा, इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अपोलोनियस सर्कल। अपोलोनियस सर्कल क्या होता है? To understand this thing, suppose A and B are two fixed points and P is a variable point. If A and B are fixed and P is varying such that PA upon PB is a constant but not equal to 1। K कुछ भी हो सकता है लेकिन 1 नहीं हो सकता। यदि K 1 नहीं होगा, से K की वैल्यू 1/2, 2/3, 7/8, 11/3 कुछ भी हो, बस 1 ना हो, तो उस केस में मैं प्रूव करूंगा कि लोकस ऑफ P विल बी ए सर्कल एंड उस सर्कल का नाम होता है अपोलोनियस सर्कल। इसको मैं कैसे प्रूव करूंगा, पहले आप उसको समझ लीजिए। वैसे मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट जो है थ्योरी वाले लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन किया है, लेकिन क्योंकि एज ए क्वेश्चन आ गया है ये वाला क्वेश्चन, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए मैं इसको समझाना पड़ रहा है मेरे को दोबारा से। मैं ये बात प्रूव करूंगा कि इफ PA upon PB is constant not equal to 1, then locus of P will be a circle। For simplicity, suppose PA upon PB is answer is 2। तो PA upon PB यदि 2 है तो मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि लोकस ऑफ P इज ए सर्कल। ध्यान रखना यहां पे A फिक्स्ड पॉइंट है, B फिक्स्ड पॉइंट है। अब P यदि यहां पे है तो ये डिस्टेंस इसका डबल होगा। P बहुत सारी पोजीशंस ऐसी हैं जो P की हो सकती हैं,
बस हमेशा ये लेंथ इसकी डबल रहेगी। तो यदि P कोई एक ये वाली पोजीशन लेता है तो ये लेंथ इसकी डबल होगी, मतलब कि दिस इज डबल ऑफ दिस। अब P इस प्लेन में मूव करते हुए AB के ऊपर भी कभी ना कभी आएगा। सपोज जब AB के ऊपर आता है तो यहां आ जाता है और इस पॉइंट का नाम मैं P डैश रख देता हूं। तो जब P यहां पे आएगा तो एक ऐसी पोजीशन लेगा कि दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ विल बी 2:1, और ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि PA अपॉन PB इज ऑल्सो 2:1। तो इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाली जो लाइन है, ये लाइन इसको इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही होगी। ये लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही होगी, क्योंकि बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि ये आपने ज्योमेट्री में 10th क्लास में पढ़ा था कि इफ दिस इज अ बाइसेक्टर लाइन, दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ is equal to this length upon this length. This is a property of angular bisector. And similarly, P पॉइंट इस प्लेन में बहुत सारी पोजीशंस लेगा, तो P मूव करते करते कभी ना कभी इस लाइन के ऊपर बाहर भी आएगा और बाहर में एक ऐसी पोजीशन लेगा कि दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ इज अगेन 2। तो इस पॉइंट का नाम मैंने रख दिया T डबल डैश, दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ। दिस लेंथ upon this length is again 2। तो यदि मैं इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूं, दिस अपॉन दिस इज 2:1, दिस अपॉन दिस इज 2:1। इसका मतलब ये हो गया कि ये भी इस ट्रायंगल का एंगुलर बाइसेक्टर है, लेकिन ये एक्सटीरियर बाइसेक्टर का काम करेगा। अगेन ये बात आपने 10th क्लास में पढ़ी थी, याद दिलाता हूं। ये सपोज ये B, ये C, ये D है। यदि AD इस एंगल को बाइसेक्ट करती है तो दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ विल बी इक्वल टू BD अपॉन DC। इसी तरह से आपने ये भी पढ़ा था कि ये लाइन यदि एक्सटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करती है तो दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ इज आल्सो इक्वल टू दिस अपॉन दिस, इन द केस इफ दिस इज बाइसेक्टिंग दिस एक्सटीरियर एंगल। ये दोनों बातें आपने लोअर क्लासेस में पढ़ी है और इन्हीं का मैं यूज करने जा रहा हूं, क्योंकि P
मूव करते करते इस लाइन के ऊपर बाहर कभी आएगा तो एक ऐसी पोजीशन लेगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस एंगल को ये लाइन बाइसेक्ट कर रही होगी। अब क्योंकि ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है, इसलिए यदि ये वाला एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा। और इट इज आल्सो क्लियर दैट अल्फा प्लस बीटा इज 180, hence अल्फा प्लस बीटा इज 90 डिग्री। मतलब कि इन दोनों एंगल्स का सम 90 है। ये क्लियर है, ए और बी फिक्स्ड पॉइंट है और रेशो भी फिक्स्ड है। इस केस में 2:1 है, तो ये वाला पॉइंट इसको 2:1 की रेशो में इंटरनली डिवाइड करेगा, तो P' हो गया फिक्स्ड पॉइंट। P" भी फिक्स्ड होगा क्योंकि P" AB को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो अगेन 2:1। क्योंकि ए और बी फिक्स्ड पॉइंट है, इसलिए P' और P" भी फिक्स्ड पॉइंट हो गए। P वेरिएबल पॉइंट तो है, लेकिन हमने ये देख लिया है कि PP' और PP" इनके बीच का ये वाला एंगल जो है वो 90 है, फिक्स्ड है। क्योंकि ये वाला एंगल फिक्स्ड है, तो हम जानते हैं दिस प्रॉपर्टी इज देयर इन द केस ऑफ सर्कल ओनली। सर्कल में ऐसा होता है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल सारे बराबर होते हैं इन द केस ऑफ सर्कल। और क्योंकि P' फिक्स्ड पॉइंट है, P" फिक्स्ड पॉइंट है, एंगल फिक्स्ड है, तो इसका मतलब हो गया कि लोकस ऑफ P विल बी ए सर्कल। और क्योंकि एंगल 90 है, तो लोकस ऑफ P विल बी ए सर्कल फॉर विच P' will become the diameter of that circle। उस सर्कल के लिए ये दोनों पॉइंट एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर हो जाएंगे। मतलब कि सिचुएशन ऐसी हो जाएगी, P' और P" उस सर्कल के लिए एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर हो जाएंगे। और यदि P' मिल जाए, P" मिल जाए, तो मिड पॉइंट विल बिकम द सेंटर ऑफ सर्कल। और P' और P" के डिस्टेंस को हाफ कर देंगे तो हमको रेडियस ऑफ सर्कल मिल जाएगा। अब मैं इस कॉन्सेप्ट को इस क्वेश्चन में यूज करने जा रहा हूं। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल गिवन बाय दिस इक्वेशन। हियर Z is the variable point, alpha and beta are fixed complex number। तो एक पॉइंट ए मान लिया, एक पॉइंट बी मान लिया, यहां का एफिक्स अल्फा, यहां का एफिक्स बीटा, और जेड जिस पॉइंट का एफिक्स है उस पॉइंट का नाम मैंने पी रख दिया। तो
इसका मतलब हो गया PA upon PB equal to K, where K is not equal to 1. तो जैसे कि मैंने पहले अभी थोड़ी देर पहले बताया था, P डैश एक ऐसा पॉइंट होगा जो इसको K:1 की रेशियो में इंटरनली डिवाइड करेगा। तो P डैश का F फिक्स हो जाएगा, K:1 की रेशियो है, तो K बीटा प्लस अल्फा अपॉन ये P डैश का F फिक्स हो गया। अब P डबल डैश एक ऐसा पॉइंट होगा जो AB को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा इन द रेशियो K:1। ये भी मैंने अभी अभी थ्योरी में एक्सप्लेन किया था। तो P डबल डैश हो गया K बीटा माइनस अल्फा अपॉन K-1, क्योंकि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इसलिए माइनस आ गया। P डैश का F फिक्स भी मिल गया, P डबल डैश का F फिक्स भी मिल गया। मैं इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर देता हूं। मैंने बताया था ये वाला एंगल हो जाएगा 90, इसीलिए P पॉइंट का लोकस हो जाएगा सर्कल, और उस सर्कल के लिए P डैश और P डबल डैश विल बिकम एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर। और यदि सेंटर निकालना है इस सर्कल का, तो P डैश और P डबल डैश का जो मिड पॉइंट होगा दैट विल बिकम सेंटर ऑफ द सर्कल। वो क्या होगा, K बीटा माइनस अल्फा अपॉन K-1 माइनस K बीटा प्लस अल्फा अपॉन K+1 and 1/2 outside, that is equal to 1/2। एंड इसको आगे सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, बस ये हो गया रेडियस ऑफ द सर्कल, एंड सेंटर मैंने अभी अभी निकाल दिया था। इन दिस वे यू हैव गॉट द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। इस क्वेश्चन में कहा गया है, इफ वन ऑफ द vertices of square circumscribing the circle this, find the other vertices of the square। अब मैं डायग्राम ड्रा कर रहा हूं। ये 10 सेंटर हो गया, रेडियस √2 है, दिस बिकम्स द सर्कल, एंड इस सर्कल को एक स्क्वायर ने सर्कमस्क्राइब किया हुआ है।
और इसका एक वर्टेक्स है 2 प्लस √3i। स्क्वायर का सेंटर या सर्कल का सेंटर तो सेम ही होगा, तो हमने ये तीनों वर्टिसेस को पता लगाना है। बिल्कुल ही आसान है। एंगल 90 होगा। ये वाला पॉइंट मान लिया, ये तो सेंटर ओ हो गया। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये वाला पॉइंट मैं पी क्यू आर एस बोल रहा हूं और इसका नाम मैं से टी रख देता हूं। तो यूजिंग रोटेशन फॉर्मूला, दैट इज कोनिस फॉर्मूला, जो कि मैंने थ्योरी में भी बताया है, और जो बच्चे इन सॉल्यूशंस को देख रहे हैं तो ये सब वो तब करेंगे जब उन्होंने ये चैप्टर पढ़ लिया है, और पढ़ लिया है तो उन्होंने रोटेशन फॉर्मूला, जो कि बिल्कुल स्टार्टिंग में आता है, तो आपने जरूर पढ़ा होगा ये रोटेशन फॉर्मूला। मैं उसी को यूज करने जा रहा हूं। ये है फाइनल वेक्टर है टी क्यू, इनिशियल इज टीपी। हम लिखेंगे फाइनल वेक्टर इज इक्वल टू इनिशियल वेक्टर इंटू cos 90 प्लस आई साइन 90 इंटू 1 इसलिए क्योंकि फाइनल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ यहां आती है, और फाइनल लेंथ इनिशियल लेंथ बराबर हैं, इसलिए 1 आ गया। अब टी क्यू का मतलब यहां का एफिक्स मैं z बोलता हूं, तो z माइनस 1 प्लस 0i इज इक्वल टू 2 प्लस √3i माइनस 1 प्लस इंटू cos 90 0 sin 90 1, और ये i आ गया। z हो गया 1 प्लस √3i इंटू i, z इज इक्वल टू 1 माइनस √3 प्लस i, that becomes the affix of q। और यदि x पॉइंट का एफिक्स निकालना होता तो, क्योंकि इधर वाला इनिशियल वेक्टर होता है, इधर वाला फाइनल वेक्टर होता है, उस केस में लिखा जाता फाइनल वेक्टर इज इक्वल टू इनिशियल वेक्टर इंटू कॉस ऑफ माइनस 90 लिखते हैं हम। यहां पे हम माइनस 90 प्लस आई साइन माइनस 90 इंटू 1 इज फाइनल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। यहां पे माइनस 90 क्यों लिखा? क्योंकि फाइनल ये है, इनिशियल ये है। इनिशियल से फाइनल की तरफ जाएंगे तो डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज है। अमाउंट ऑफ रोटेशन इसके अंदर भी 90 है, लेकिन डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, इसलिए -90 आएगा। इस केस में टी एफ दैट इज
यहां का एफ यदि मैं z डैश बोलता हूं तो z डैश माइनस 1 प्लस 0i इक्वल टू ये आ गया 2 प्लस √3i माइनस 1 इंटू माइनस आई। z डैश इक्वल टू आ गया -1 माइनस √3i प्लस इंटू आई, that is z dash is equal to √3 प्लस 1 माइनस आई। और लास्टली आप पॉइंट का एफ निकालना तो वैसे ही आसान है, क्योंकि T is the midpoint of PR। P पता है, T पता है तो R इजीली निकल जाएगा, क्योंकि T पॉइंट का एफ 1 प्लस 0i है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि z is not equal to 0 is a complex number and you have to match the terms of column 1 with terms of column 2। Real part of z is equal to 0, ये किससे मैच करेगा? z नॉन जीरो है और रियल पार्ट ऑफ z यदि 0 हो गया तो फिर क्लियर है z विल बी इन द फॉर्म ऑफ 2i 3i 4i, मतलब कि z जो है लैम्डा i वाली फॉर्म में हो जाएगा, वेयर लैम्डा इज नॉन जीरो, क्योंकि z नॉन जीरो है और रियल पार्ट ऑफ z 0 है, तो इसका मतलब हो गया z जो है लैम्डा i वाली फॉर्म में होगा, जिसमें कि लैम्डा नॉन जीरो है। तो z स्क्वायर जो है वो माइनस लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। तो z स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर हो गया, तो रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर इक्वल टू 0 वाली बात तो गलत हो जाएगी, क्योंकि लैम्डा इज नॉन जीरो। लेकिन ये वाली बात ठीक हो जाएगी, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0, ये ठीक हो जाएगी, क्योंकि एक टर्म ज्यादा से भी मैच कर सकती है। इसको अब आर से भी हम चेक कर लेते हैं। चेक ये भी क्लियरली गलत हो गया, क्योंकि रियल इस केस में आई हैव गॉट z स्क्वायर इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर। तो रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z स्क्वायर वाली बात इसके लिए क्लियरली गलत हो गई, इसलिए ये गलत हो गया। दैट इज ए चॉइस केवल Q से ही मैच करेगी। अब सेकंड पार्ट, आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू π/4। आर्गुमेंट ऑफ z π/4 है, तो इसका मतलब ये हो गया z को मैं r इंटू कॉस π/4 प्लस आई साइन π/4 बोल सकता हूं। तो z स्क्वायर हो गया r इंटू कॉस π/4 प्लस आई साइन π/4 होल स्क्वायर, दैट इज r स्क्वायर इंटू कॉस
power 2 plus I sin power 2, that is I get r square into I, z square हो गया r square into I, because z is non-zero, hence r is non-zero, और z square r square I वाली फॉर्म में हो गया, तो B पॉइंट A से तो मैच कर गया, क्योंकि इसका रियल पार्ट 0 है. रियल पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट, दिस इज आल्सो नॉट वैलिड फॉर B, hence B will match only with P. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इस कॉलम की टर्म्स को इस कॉलम की टर्म से मैच करना है. ये ध्यान रखना कि एक टर्म एक से ज्यादा से भी मैच कर सकती है, इसको हमने ध्यान रखना है. पहला पार्ट कर रहा हूं मैं. इसमें कहा गया है कि mod of z minus I mod z equal to mod of z plus I is contained in or equal to. To do this, z का यदि मेरे को लोकस निकालना है ताकि यह कंडीशन सेटिस्फाइड रहे, तो वैसे ये क्वेश्चन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट नजर आता है. मैं क्या करता हूं, पूरी इक्वेशन को मॉड z से डिवाइड कर देता हूं, तो आई गेट z अपॉन मॉड z माइनस आई इक्वल टू z अपॉन मॉड z प्लस आई. दोनों बराबर हो गए. अब इसका मतलब ये हो गया z अपॉन मॉड z का I से डिस्टेंस और z अपॉन मॉड z का प्लस I का मतलब माइनस माइनस I. इसको मैं माइनस माइनस I बोल सकता हूं, और ये मैं जानता ही हूं कि z1 माइनस z2 मॉड का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2. तो z अपॉन मॉड z इस कॉम्प्लेक्स नंबर का I से और माइनस I से डिस्टेंस बराबर है. I will be somewhere on positive x-axis, minus I will be somewhere on negative y-axis. और क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इन दोनों से डिस्टेंस बराबर है, दिस इज पॉसिबल ओनली इफ z अपॉन मॉड z lies on x-axis, anywhere on x-axis. z अपॉन मॉड z इसमें से कहीं पे भी होगा, then this condition will be satisfied, that is z upon mod z is real number. अब हम चॉइसेस चेक करते हैं. z लाइज ऑन एन इलिप्स वाली बात गलत होगी. सेट ऑफ पॉइंट्स सेटिस्फाइंग imaginary part of z equal to 0. यदि z अपॉन मॉड z इस पे लाई करेगा x एक्सिस पे, that is z अपॉन मॉड z is equal to lambda, where lambda is real number, and this clearly means that imaginary part of z equal to 0 is
मैचिंग विद दिस और A will match with R also, क्योंकि actually I have got imaginary part of Z equal to 0. This part is contained in this. Mod of imaginary part is less than equal to 1. This is contained in this, और क्वेश्चन में क्लियर बोला गया था कि is contained in or equal to, तो इसका मतलब हो गया A matches with both Q and R. Now let us come to the second part. सेकंड पार्ट को करने के लिए एक फॉर्मूला आपको कॉन्सेप्ट पता होगा कि इफ P is a variable point, A and B are fixed points. If PA plus PB is constant, say lambda, then locus of P is a ellipse. ये वैसे पता होगा कि लैम्डा की वैल्यू ए बी से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन वो डिटेल हम इस टाइम नहीं चल रहे कि पी ए प्लस पी बी कांस्टेंट होगा तो पी पॉइंट का लोकस एलिप्स होता है, प्रोवाइडेड लैम्डा इज मोर देन द डिस्टेंस ए बी। तो इस केस में Z प्लस 4 मॉड का मतलब मॉड ऑफ Z माइनस 4 इज समवेयर हियर, 4 इज समवेयर हियर, Z का -4 से डिस्टेंस और Z का 4 से डिस्टेंस, इन दोनों डिस्टेंसेस का सम 10 है, मतलब कि Z एक वेरिएबल पॉइंट है, इन दोनों डिस्टेंसेस का सम 10 है, ये क्लियरली 8 है, तो इस पॉइंट का लोकस एक एलिप्स होगा। ये वाला कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको एलिप्स का थ्योरी ठीक से क्लियर होनी जरूरी है। मैंने तो केवल शॉर्ट में बता दिया है कि ए और बी फिक्स्ड हो, पी पॉइंट वेरिएबल हो, और यदि पी ए प्लस पी बी कॉन्स्टेंट होगा तो पी पॉइंट का लोकस एलिप्स होगा। ये मैंने केवल शॉर्ट में बताया है। तो अब Z का लोकस एक एलिप्स होगा और उस एलिप्स के लिए एक वर्टेक्स हो जाएगी 50 पे, दूसरी वर्टेक्स हो जाएगी -50 पे। अब देखना है कि कौन सी चॉइस करेक्ट है। एलिप्स विद इसेंट्रिसिटी 4/5 इज क्लियरली करेक्ट, क्योंकि यदि आपको फॉर्मूला याद हो तो ये लेंथ होती है ए और ये लेंथ होती है ए ई 4 है, ए 5 है, तो ई ऑटोमेटिकली बिकम 4/5, तो बी को पी से तो मैच कराना ठीक रहेगा। अब बी को QRST से मैच करवाना है। इसके अंदर है सेट ऑफ पॉइंट सच दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z इज 0। ये तो क्लियरली नहीं हो सकता क्योंकि Z इसके ऊपर मूव कर रहा है, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z तो कुछ भी हो सकता है, जबकि इसमें कहा गया है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z इज इक्वल टू 0। वो तो तब होगा जब पॉइंट केवल X एक्सिस में होगा, जबकि Z यहां पे कहीं पे भी हो सकता है।
तो Q तो गलत हो गया। सेट ऑफ पॉइंट सेटिस्फाइंग मॉड ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z लेस देन और इक्वल टू 1। अब हम यहां पे होगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z मैक्सिमम, यहां पे होगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z मिनिमम। यहां का मैं y कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूं। ये जो इलिप्स है उसकी इक्वेशन क्या होगी? क्लियर है कि इलिप्स की इक्वेशन में a तो 5 है और AE 4 है, इसलिए b स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर। इस फॉर्मूले के हिसाब से 25 माइनस 16 दैट इज b इक्वल टू 3। तो ये वाला पॉइंट आ गया 0 3, ये 0 माइनस 3। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z मैक्सिमम 3 और मिनिमम -3। तो इसमें बोलना कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z लेस देन इक्वल टू 1 वाली बात गलत हो गई। रियल पार्ट ऑफ z लेस देन इक्वल टू 2 वाली बात भी गलत हो गई, क्योंकि इन पॉइंटों में से मैक्सिमम रियल पार्ट ऑफ z इज 5, मिनिमम रियल पार्ट ऑफ z इज -5। तो मॉड ऑफ रियल पार्ट ऑफ z लेस देन 2 वाली बात भी गलत हो गई। तीसरा है सेट ऑफ पॉइंट सेटिस्फाइंग मॉड z लेस देन इक्वल टू 3। मॉड z का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, मतलब कि वो पॉइंट जिनका ओरिजिन से डिस्टेंस हमेशा 3 या 3 से कम रहेगा, ऐसा तो नहीं है। इन सारे पॉइंटों में से बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जिनका भी ओरिजिन से डिस्टेंस 3 से ज्यादा है। फॉर एग्जांपल यही वाला पॉइंट, इसका डिस्टेंस ओरिजिन से 3 से ज्यादा है। तो ये वाली कंडीशन ये सारे पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेंगे, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो B मैचेस ओनली विद P। थर्ड पार्ट C पार्ट में है मॉड ऑफ W इज इक्वल टू 2, देन सेट ऑफ पॉइंट Z इज contained in or equal to। To proceed further, W को टू इंटू cos थीटा प्लस I sin थीटा बोल सकता हूं। तो 1/W हो गया 1/2 इंटू cos थीटा माइनस I sin थीटा। तो I गेट W माइनस 1/W इक्वल टू 2 इंटू cos थीटा प्लस I sin थीटा माइनस 1/2 इंटू cos थीटा माइनस I sin थीटा। और ये है Z। हमने Z का लोकस निकालना है, तो आगे प्रोसीड करने के लिए Z को मैं भी x प्लस IY मानता हूं। तो दिस इज 3/2 cos थीटा प्लस 5/2 sin थीटा इंटू I। That is, I get x equal to 3/2 cos theta, y equal to 5/2 sin theta। That is, I get x upon 3/2 whole square
y अपॉन 5/2 whole square equal to 1. This is clearly a ellipse. It is clearly a vertical ellipse. ध्यान रखना. With this shape, this will be 3/2. This will be 5/2. Z lies anywhere on this ellipse. अब हम यहां पे मैं डायग्राम दोबारा से ड्रा कर रहा हूं. ये 5/2, ये 3/2. इसकी इलिप्स विद इसेंट्रिसिटी 4/5. तो इसकी इसेंट्रिसिटी हमको निकालनी पड़ेगी, क्योंकि z का लोकस इलिप्स तो आ चुका है इसके अंदर. अब हमको इसलिए फर्स्ट चॉइस को चेक करने के लिए इसकी इसेंट्रिसिटी निकालनी होगी. और हम जानते हैं ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर. ये वाला फॉर्मूला हम जानते हैं. तो आई गेट ई स्क्वायर इक्वल टू 25/4 माइनस 9/4 अपॉन 25/4. It is 16/25. That is E equal to 4/5. तो C P से तो मैच कर गया. नेक्स्ट में है, ये इससे मैच करता है कि नहीं करता. इसमें है वो पॉइंट जिनमें इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल 0. मतलब कि ये इससे मैच नहीं करेगा, क्योंकि इन पॉइंटों के लिए इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कुछ भी हो सकता है. तो ये 2 से मैच नहीं करेगा. R में है मॉड ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z लेस देन इक्वल टू 1. ये भी गलत है. इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 5/2 तक हो सकता है, तो इसलिए ये भी गलत हो गया. रियल पार्ट ऑफ z इज लेस देन इक्वल टू 2 मॉडुलस ऑफ z. यस, इट इज क्लियर, क्योंकि इन सारे पॉइंटों में से रियल पार्ट ऑफ z विल बी ऑलवेज -3/2 और 3/2 के बीच में ही रियल पार्ट वेरी करेगा. देयरफॉर दिस विल मैच विद दिस आल्सो. और लास्टली, सेट ऑफ पॉइंट्स फॉर विच मॉड ऑफ z इज लेस देन इक्वल टू 3. तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बिकॉज एक सर्कल ड्रा करूं जिसका भी सेंटर 0 0 हो और रेडियस 3 हो, तो ये 2.5 है, ये 1.5 है. तो इतना बड़ा सर्कल आ जाएगा जिसका रेडियस 3 होगा. तो ये सारे पॉइंट इस सर्कल के अंदर लाई करेंगे. उसने बोला था set of points this contained in or equal to contained in the set of points this, therefore C matches with T also. अब मैं लास्ट वाले को चेक कर रहा हूं. in this case mod of W is equal to 1, then Z equal to this is contained in or equal to. बिकॉज मॉड W 1 है, तो W को मैं
cos थीटा प्लस I sin थीटा बोल सकता हूं। तो z हो गया cos थीटा प्लस I sin थीटा और ये हो गया cos थीटा माइनस I sin थीटा। तो z हो गया 2 cos थीटा। तो z 2 cos थीटा हो गया और थीटा वेरी करेगा तो z वेरी करेगा, बट बिकॉज ये पक्की बात है, रियल है, तो इसका मतलब हो गया कि z लाइज ऑन x एक्सिस, दैट इज रियल, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज 0। तो लोकस ऑफ z इलिप्स वाली बात तो गलत हो गई क्योंकि z मूव्स ऑन x एक्सिस। सेट ऑफ पॉइंट सेटिस्फाइंग इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल 0, यस। तो d 2 से तो मैच कर गया। सेट ऑफ पॉइंट सेटिस्फाइंग मॉड ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z लेस देन इक्वल टू 1, ये भी ठीक है क्योंकि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 0 है, तो ये वाली भी ट्रू है क्योंकि उसने बोला है इज कॉन्टेन इन और इक्वल टू। लास्ट है, थर्ड है, सेट ऑफ पॉइंट सेट दैट मॉड ऑफ रियल पार्ट ऑफ z लेस देन 2, ये गलत हो गया क्योंकि रियल पार्ट ऑफ z, इसके अंदर मॉड ऑफ रियल पार्ट ऑफ z लेस देन 2 बोला है, जबकि ये इक्वल टू 2 भी हो सकता है इसका रियल पार्ट। तो इसलिए ये कॉन्टेन इन वाली बात गलत हो जाएगी। अब मैं लास्ट पार्ट को चेक करूंगा। ध्यान रखना z कहां लाई करता है, x एक्सिस पे 2 और -2 के बीच में, मतलब कि z जो है इनमें से कोई पोजीशन ले सकता है, इससे आगे नहीं जाएगा, इससे पीछे नहीं जाएगा। तो मॉड z लेस देन इक्वल 3, इसका मतलब हो गया ऑल दिस पॉइंट इनसाइड और ऑन द बाउंड्री। तो ये वाले पॉइंट इस सर्कल के अंदर लाई करते हैं, therefore D मैचेस विद T आल्सो। तो D ने R से भी मैच कर लिया, Q से भी और T से भी। S से मैच नहीं किया है क्योंकि यहां पे इक्वल टू 2 प्रेजेंट नहीं है।